वह खिड़की के पास खड़ी हो बाहर लोन में काम करते माली को देखने लगी। उसका छोटा सा खूबसूरत लोन माली की बेहद मेहनत, देखभाल वो ईमानदारी की कहानी कर रहा था। वो कभी भी अपने काम में कतई नहीं बरतता है। बड़े प्यार, बड़ी कोशिश, कड़ी मेहनत से एक एक पौधे को सहेजता है, खाद पानी डालता है, देखभाल करता है। गमलों में उगे पौधे जब बड़े होकर अपनी सीमाओं से बाहर जाने के लिए अपनी टहनियाँ फैलाने लगते हैं, तो उनकी काट छाट कर उन्हें फिर गमले की सीमाओं में रहने के लिए मजबूर कर देता है। उसने ध्यान से उस पौधे को देखा जो आकार प्रकार का बड़ा होने के बावजूद छोटे गमले में लगा था। छोटे गमले में पूरी देखभाल व साज संभाल के बाद भी कभी कभी वो मुरझाने लग जाता था। रहता है, थोड़ा और ज्यादा काट छाट करता है, अधिक खाद पानी डालता है और वह फिर हरा भरा हो जाता है। कुछ समय बाद वह फिर मुरझाने लगता है। माली फिर उसकी विशेष देखभाल करने में जुट जाता, पर उसको पूरा विकसित कर देने के बारे में माली नहीं सोच पाता। वह ये कि यदि उसे उस पौधे को गमले की सीमाओं में बांध कर ही रखना है तो बड़े गमले में लगा दे दिया, फिर जमीन पर लगाकर पूरा पेड़ बनने का मौका दे। यदि उस पौधे को उसकी विस्तृत सीमा मिल जाए तो वह अपनी टहनियाँ चारों तरफ फैलाकर हरा भरा व पुष्पवल्लित हो जाएगा। लेकिन शायद माली नहीं चाहता कि उसका लगाया पौधा आकार प्रकार में इतना बड़ा हो जाए कि उस पर सबकी नजर पड़े और उसे उसकी छाया में बैठना पड़े। एक लंबी सांस खींचकर स्वर्णिमा खिड़की से हटकर वापस अपनी जगह पर बैठ गई और उस लिफाफे को देखने लगी जो कुछ दिनों पहले डाक से आया था। वह कविता लिखती थी, स्कूल कॉलेज के जमाने से। अपने मनोभाव की जाहिर करने का यह माध्यम था उसके पास। अपनी कविताओं के शब्दों में खोती तो उसे किसी बात का ध्यान न रहता। उसकी कविताएं राष्ट्रीय स्तर की पत्रिकाओं में छपती थी और कुछ कविताएं उसकी प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिकाओं में भी छपा चुकी थी। साहित्यिक पत्रिकाओं में छपी उसकी कविताएं साहित्यिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा पा चुके थे, लोगों की नजरों में भी आ जाती थी। उसका कवि हृदय, कोमल भावनाएं और हर बात का मासूम पक्ष देखने की कला अक्सर उसके पति में वीरेन के विपरीत स्वभाव से टकरा कर चूर चूर हो जाते। वीरेन को कविता लिखना खाली दिमाग की उपज लगती। किताबों का संग साथ उसे नहीं सुहाता था। शहर में हो रहे कवि सम्मेलनों में वो जाना चाहती तो वीरेन यह कहकर ना कर देता, क्या करूंगी वहां जाकर, बहुत देर हो जाती है ऐसे आयोजनों में, ये फालतू लोगों के काम है। तुम्हें कविता लिखने का इतना ही शौक है तो घर में बैठ कर लिखो। उसके लिए ये सब खाली दिमाग व फालतू लोगों की बातें थी। जब कभी बाहर के लोग स्वर्णिमा की तारीफ करते तो वीरेन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो घर की मुर्गी दाल बराबर थी। कहने को सब कुछ था उसके पास। बेटी इसी साल मेडिकल के इम्तिहान में पास हो गई और कानपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने चली गई। वीरेन की अच्छी नौकरी थी। एक पति के रूप में उसने कभी उसके लिए कोई कमी नहीं की। पर पता नहीं उसके हृदय की छटपटाहट खत्म क्यों नहीं होती थी। क्या कुछ था जिसे पाना अभी बाकी था? कौन सा फलक था जहां उसे पहुंचना था? उसे हमेशा लगता कि वीरेन ने भी एक कुशल माली की तरह उसे अपने बनाई सीमाओं में कैद किया हुआ है। उसे आगे उसके लिए कोई दुनिया ही नहीं है। उससे आगे वह अपनी सोच का दायरा नहीं बढ़ा सकती। जब जब वो अपनी टहनियों को फैलाने की कोशिश करती, वीरेन एक कुशल माली की तरह काट छाट कर उसे उसकी सीमा में रहने के लिए बाध्य कर देता। उसे ताज्जुब होता कि बेटी की तरक्की व शिक्षा के लिए इतना खुला दिमाग रखने वाला वीरेन पत्नी को लेकर एक रूढ़िवादी पुरुष क्यों बना जाता है। वो लिफाफा खोलकर पढ़ने लगी। देहरादून में कवि सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा था जिसमें कई जाने माने कवि कवित्रियां शिरकत कर रहे थे और उसने भी उस आयोजन में शिरकत करने का मौका मिला था। पर उसे मालूम था कि जो वीरेन उसे शहर में होने वाले आयोजनों में नहीं जाने देता, क्या वह उसे देहरादून जाने देगा? जबकि देहरादून चंडीगढ़ से कुछ ज्यादा दूर नहीं था, पर वह अकेली कभी कहीं गई नहीं। वीरेन ने कभी जाने ही नहीं दिया। वीरेन आसानी से खुद कहीं जाता था, न उसे जाने देता था। वीरेन की तरफ से हमेशा न सुनने की आदत हो गई थी। वह इसलिए खुद ही सोचकर सब कुछ
दरकिनार कर देती। वीरेन से ऐसी बात करने की कोशिश भी न करती। पर पता नहीं आज उसका मन इतना आंदोलित क्यों हो रहा था, क्यों हृदय तटबंध तोड़ने को बेचैन सा हो रहा था। हमेशा ही तो वीरेन की मानी है उसने, हर कर्तव्य पूरे किए, कहीं पर भी कभी कमी नहीं आने दी, अपना शौक भी बचे हुए समय में पूरा किया। क्या ऐसा नि, क्या ऐसा ही निकल जाएगा सारा जीवन? कभी अपने मन का नहीं कर पाएंगी और फिर ऐसा भी क्या कर लेंगी, क्या कुछ गलत कर लेंगी? इसी उधेड़-बुन में वह बहुत देर तक बैठी रही। कुछ दिनों से शहर में पुस्तक मेला लगा हुआ था। वह भी जाने की सोच रही थी। उस दिन वीरेन के ऑफिस जाने के बाद वह तैयार होकर पुस्तक मेले में चली गई। किताबें देखना, किताबों से घिरे रहना उसे हमेशा सुकून देता था। मेले में वह एक स्टॉल से दूसरे स्टॉल पर अपनी पसंद की किताबें ढूंढ रही थी। एक स्टॉल पर प्रसिद्ध कवि व कवियत्रियों की कविता संकलन देखकर वह ठिठक रह गई। किताबें पलटने लगी। स्वर्णिमा एकाएक अपना नाम सुनकर उसने सामने देखा तो कुछ खुशी कुछ ताज्जुब से सामने खड़े राघव को देखकर चौंक गई। राघव, तुम यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ नहीं होंगे तो कौन होगा? स्वर्णिमा हंसकर बोली। अभी भी कागज कलम का साथ नहीं छूटा? रोटी कपड़ा मकान के चक्कर में? क्यों, तुम्हारा छूट गया क्या? राघव भी हंस पड़ा। लगता तो नहीं, वरना पुस्तक मेले में कविता संकलन में पृष्ठ पलटते नहीं दिखती। मैं तो चंडीगढ़ में रहती हूँ। पर तुम दिल्ली से चंडीगढ़ में कैसे? हाँ, बस ऑफिस के काम से आया था एक दिन के लिए। मेरी भी किताबें लगी है किशोर पब्लिकेशन हाउस के स्टॉल पर। फोन पर बताया था उन्होंने, इसलिए समय निकाल कर यहाँ आ गया। किताबें? किताबें? स्वर्णिमा खुशी से बोली। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारे उपन्यास भी छप चुके हैं, और वह भी इतने बड़े पब्लिकेशन हाउस से। पर किस नाम से लिख रहे हो? किस नाम से क्या मतलब? विवेक दत्त के नाम से ही लिख रहा हूँ। ओहो, मैंने कभी ध्यान क्यों नहीं दिया? पता होता तो किताबें पढ़ती तुम्हारी। तुमने ध्यान ही कब दिया? अपनी ही बोल गई बात को अपनी ही हंसी में छिपाता हुआ राघव बोला। स्वर्णिमा ने राघव की बात को लगभग अनसुना सा कर दिया। बहुत दिनों बाद मिले हैं, चलो चलकर थोड़ी देर कहीं बैठते हैं, स्वर्णिमा चलते चलते बोली। और विकसित के संपर्क में हो कॉलेज के समय के दोस्तों के से? बस शुरू में तो संपर्क था दोस्तों से, समय के साथ सब खत्म हो गया। और अपनी सुनाओ स्वर्णिमा, तुम तो कितनी अच्छी कविताएं लिखती थी। कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा लेखन? कितने संकलन छप चुके हैं? एक भी नहीं। गृहस्थी के साथ ये सब कहाँ हो पाता है। बस छिटपुट कविताएं यहाँ वहाँ पत्रिकाओं में छपती रहती है, कुछ साहित्यिक पत्रिकाओं में भी छपी है। वह राघव से नजरें चुराते हुए बोली। जब मैं नौकरी के दौरान लिख सकता हूँ तो तुम गृहस्थी के साथ क्यों नहीं? बस शायद यही फर्क है स्त्री पुरुष का। स्त्री घर के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देती है, जबकि पुरुष का समर्पण आंशिक रूप से ही रहता है। ये तो तुम सरासर इल्जाम लगा रही हो मुझ पर। राघव हंसता हुआ बोला। मैं भी गृहस्थी के प्रति अपनी सभी जिम्मेदारियां पूरी करता हूँ, पर फिर भी अब पत्नी के लिए पति एक सीमा रेखा तो खींच ही देता है। उसका शौक पति के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। पौधे को अगर जड़ें फैलाने को ही न मिले तो मजबूती कहाँ से आएंगी राघव? पौधे को अगर गमले की सीमाओं में पनपने के लिए ही बाध्य किया जाए तो वह अपनी पूर्णता कैसे प्राप्त करेगा? परिंदे अगर परिंदे के बाहर पंख न फैला पाए। स्वर्णी माँ ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा छोड़े इन बातों को, अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। स्वर्णिमा बात टालने की गरज से बोली। मैं बैंक में जॉब करती हूँ, दो छोटे बच्चे हैं, पत्नी और तुम्हारे बच्चे? मेरी बेटी ने इसी साल कानपुर में मेडिकल कॉलेज में एक दाखिला लिया है। इतनी बड़ी बेटी कब हो गई तुम्हारी? तुम भूल रहे हो राघव कि मेरा विवाह बीकॉम फाइनल ईयर में ही हो गया था। कैसे भूल सकता हूँ वो सब? राघव एक लंबी सांस खींच कर बोला। अचानक गायब हो गई थी ग्रुप से। राघव का स्वर संजीदा हो गया, पीछे मुड़कर कभी न देखा। शादी के बाद ऐसा ही होता है, नई जिम्मेदारियां आ जाती है और नए अपने भी बन जाते हैं। राघव लगभग व्यंग करता हुआ बोला। बहुत बोलना सीख गए हो राघव। हाँ, तब के कॉलेज में बीकॉम कर रहे राघव और अब के राघव में बहुत फर्क भी तो है, उम्र का और रुतबों का भी। सोनिंग में बात पूरी करती हुई बोली। अब तो साहित्यकार भी हो, सफल इंसान भी हो, जिंदगी में हर तरह से। क्यों, ईर्ष्या हो रही है क्या? हाँ हाँ, तो हो रही है थोड़ी थोड़ी। दोनों हंस पड़े। नहीं स्वर्ण,
सॉरी स्वर्णिमा, मैं तो वैसा ही हूँ अभी भी। स्वर्ण स्वर्ण ही बोलो ना राघव। कॉलेज में तो मुझे सभी इसी नाम से बुलाते थे। ऐसा लगता है वापस कॉलेज के प्रारंभ में पहुंच गई हूँ मैं। थोड़े समय तुम्हारे साथ उन बीती यादों को जी लूं, जब दिल में सिर्फ भविष्य की मन भावना कल्पनाएं थी, न कि अतीत की अच्छी बुरी यादों की सलीब। कवित्री हो, उसी भाषा में अपनी बात कहना जानती हो। मैं कहता था ना तुम्हें, हमेशा कविता में ही दिल की भावनाओं को जाहिर करना ज्यादा आसान होता है बजाय कहानी के। लेकिन मुझे तो हमेशा लगता है कि गद्य पद्य से अधिक सरल होता है और पढ़ने वाले को कहने वाले की बात सीधे समझ में आ जाती है। स्वर्णिमा अपनी बात पर जोर डालकर बोली, नहीं स्वर्ण, कविता पढ़ने वाला जब कविता पढ़ता है तो बोली हुई बात उसे सीधे खुद के लिए बोली जैसी लगती है, और कविता का भाव सीधे उसके दिल में उतर जाता है। फिर कविता में तुम कब शब्दों में बिना किसी लालग पेट के अपनी बात जाहिर कर सकती हो, लेकिन कहानी के पात्र जो कुछ बोलते हैं एक दूसरे के लिए बोलते हैं, पात्रों में उलझ कर रह जाती है। कभी कभी तो पूरी कहानी लिखकर लगता है कि जो कहना चाहते थे ठीक से कह नहीं पाए। चलो यही सही, बहुत समय बाद कोई मिला राघव जिससे इस विषय पर ऐसी बात कर पा रही हूँ। स्वर्णिमा मुस्कुराती हुई बोली, ऐसा लगता था जैसे मैं अपनी तर्क शक्ति ही खो चुकी हूँ। हर बात मान लेने की आदत सी हो पड़ गई है। तर्क शक्ति तो तुम सचमुच खो चुकी हो स्वर्ण, राघव हंसता हुआ बोला। कॉलेज के जमाने में तो तर्क में तुम से जीतना मुश्किल होता था, और आज तुमने सरलता से हार मान ली। अब हार मानना सीख गई हूँ। तुमने जो जीतना शुरू कर दिया है। स्वर्णिमा हंसकर बात को हवा में उड़ाते हुए बोली, जब से जिंदगी में बड़ी हार से सामना हुआ तब से जीतने की आदत डाल ली। स्वर्णिमा को लगा बहुत बड़ा मतलब है राघव के इस वाक्य का। बात को अनसुनी सी करती हुई बोली, कब तक हो चंडीगढ़ में, वापसी कब की है? बस कल जा रहा हूँ, वह उठता हुआ बोला। तुम 5 मिनट रुक बैठो, मैं अभी आया, कहकर राघव चला गया। स्वर्णिमा उसे जाते हुए देखती रही। सचमुच कॉलेज के जमाने के राघव और आज के राघव में जमीन आसमान का फर्क था। उसका निखरा व्यक्तिमत्व उसकी सफलता की कहानी बिना कहे ही बयां कर रहा था। उसका हृदय कसक सा गया। 6 लड़के लड़कियों का ग्रुप था उनका। कॉलेज में खूब मस्ती भी करते थे और खूब पढ़ते भी थे। राघव और वह दोनों ही पढ़ने लिखने के शौकीन थे। वह कविताएं लिखती थी और राघव कहानियां। वह लेख वगैरह ही लिखा करता था। राघव ने ही उसे उकसाया कि वह अपनी कविताएं पत्रिकाओं में भेजे, और उसी की कोशिश से ही उसकी कविताएं पत्रिकाओं में छपने लगी थी। पढ़ने के लिए भी वे एक दूसरे को किताबें दिया करते थे। एक दूसरे को किताबें लेते देते अपना लिखा पढ़ते पढ़ाते कब वे एक दूसरे के करीब आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। समान रुचियां उन्हें एक दूसरे के करीब तो ले आई, पर दोनों की दिलों में फूटी प्यार की कोंपले अविकसित ही रह गई। सब कुछ अव्यक्त ही रह गया। उन्हें मौका ही नहीं मिल पाया एक दूसरे की भावनाओं को ठीक से समझने का। मैं राघव की आंखों में अपने लिए बहुत कुछ महसूस करती, पर कभी राघव ने कुछ कहा नहीं। वह भी जानती थी कि राघव अभी भी कम ही कर रहा है। वह भी इतनी दूर तक उसका साथ नहीं दे पाएंगी। उसके पिता उसके विवाह की पेशकश करने लगे थे, इसलिए उसने भी उसकी आंखों की भाषा पढ़ने की कोशिश नहीं की। और फाइनल यह कि इम्तिहान से पहले ही उसका विवाह तय हो गया। उसने जब अपनी विवाह का कार्ड अपने ग्रुप को भेजा तो सभी चहकने लगे, उसे छेड़ने लगे। लेकिन राघव हताश खोया खोया सा उसे देख रहा था, जैसे उसके सामने उसका सारा संसार लुढ़ गया हो और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। इम्तिहान के बाद उसका विवाह हो गया और उन दोनों के दिलों में सब कुछ अनका ही रह गया। वीरेन से विवाह हुआ तो वीरेन एक अच्छे पिता थे, अच्छे पति थे, पर ठीक उस माली की तरह वे उसे प्यार से सहजते, देखभाल करते, पर सीमाओं में बांधे रखते। पति से अलग जाने की, अलग सोचने की उसकी क्षमता धीरे धीरे खत्म हो गई। उसका लेखन बस थोड़ा बहुत इधर उधर पत्रिकाओं तक ही सीमित रह गया। तभी किताबें हाथ में उठाए राघव सामने से आता दिखाई दिया। ये सब क्या है? ये सब क्या? मेरी बात मेरी किताबें हैं और कुछ तुम्हारी पसंद के प्रसिद्ध कवि
कवियत्रों की संकलन है, तुम्हारे लिए पैक करवा लाया हूँ। वह बैग उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ओह ओह थैंक्स राघव। तो राघव को देख कर रही थी, सोचने लगी भूख क्या सिर्फ शरीर पा या पेट की होती है, मानसिक और दिमागी भूख भी तो एक भूख है जिसे हर कोई शांत नहीं कर सकता। क्यों इतने बेमेल जोड़े बन जाते हैं। राघव और उसके बीच एक मजबूत दिमागी रिश्ता है जो किताबों से होता हुआ एक दूसरे तक पहुंचता है। क्या सोच रही हो? राघव उसकी आंखों के आगे हथेली लहराता हुआ बोला, कुछ नहीं। वह संभल कर बैठती हुई बोली, तुम्हारी पत्नी को तो बहुत गर्व होता होगा तुम पर। उसे भी पढ़ने लिखने का शौक है या क्या है क्या? उसे स्वेटर बुनने का बहुत शौक है। राघव ठहका मार कर हंसता हुआ बोला, हम तीनों को उसी के बुने हुए स्वेटर पहनने पड़ते हैं। यह सुनकर वह भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। स्वर्ण कभी कॉलेज का समय याद नहीं करती तो तुम कभी दोस्ती की याद नहीं आती? राघव की आवाज एकाएक गंभीर हो गई थी। स्वर्णिमा ने नजरें उठाकर राघव के चेहरे पर टिका दी। कितना कुछ था उन निगाहों में पढ़ने के लिए, कितने भाव उतर आए थे, पर उन भावों को तब न पढ़ा। अब तो वह पढ़ना भी नहीं चाहती थी। आती है राघव, क्यों नहीं आएंगी भला? दोस्ती की यादें तो इंसान सबसे बड़ी धरोहर होती है। कहकर स्वर्णिमा उठ खड़ी हुई। चलती हुई राघव समय ने चाहा तो इसी तरह ही किसी पुस्तक मेले में फिर मुलाकात हो जाएंगी। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। ये कहानी सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। धन्यवाद।